गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आ जाओ भाई सभी। यूट्यूब पर सभी लोग जुड़ रहे हैं, ऐप पे भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रमोद भाई। गुड मॉर्निंग यशस्वी जी। चलिए आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आज आपको बताएंगे। आपका जितने भी एग्जाम वगैरह आप देते हो उसमें 1 या 2 सवाल आपके इस छोटे से टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो एक बार ध्यान से बात को समझिएगा और कोई भी डाउट होगा तुरंत बीच में बोलिएगा साहब। देखिए सौरभ भाई, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की उद्देशिका यानी जैसे आपका कोई भी मूवी है उसका एक छोटा सा ट्रेलर निकल कर आता है, ऐसे ही एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक शॉर्ट में आपको समझना है कि ये है क्या है। यानी एक बुक का पूरी समरी, इसमें पढ़ना क्या है, कैसे कैसे है। तो ये जो भारत का उद्देश्य का, गुड मॉर्निंग भाई, जो उद्देश्य का है इसमें पूरा एक छोटा सा डिटेल दे दिया गया है, जिससे आपके ये समझ में आ जाए कि आप जो पूरा संविधान पढ़ रहे हो वो क्या है। एक तरह से शॉर्ट फिल्म आपके संविधान की, कि संविधान क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। नॉर्मल एक सवाल आता है साहब, पूरे विश्व में सबसे पहले ऐसा कौन सा कंट्री था जिसने इस तरीके का कुछ शॉर्ट डाटा अपने संविधान में डाला था। तो सबसे पहला विश्व का घड़ी खंबा, गुड मॉर्निंग। विश्व का
पहला देश जिसने अपने देश के संविधान की उद्देशिका बनाई, सबसे पहला कंट्री था अमेरिका, जिसने इस तरीके का एक शॉर्ट डाटा तैयार किया। कौन सा था? अमेरिका। इसके बाद में अमेरिका को कॉपी करके अन्य देशों ने अपनी उद्देशिका को तैयार किया। उसी क्रम में कौन शामिल था साहब? भारत शामिल था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की उद्देशिका है इसको कहां से कॉपी किया है, जो भारत की उद्देशिका है इसको कॉपी किया गया है साहब अमेरिका से। पेपर में आता है विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में उद्देशिका को डाला? विश्व का पहला देश है अमेरिका, और अमेरिका को कॉपी कर करके अन्य देशों ने डाला, जिसमें एक भारत भी क्या था साहब? शामिल था। अब सवाल आता है कि अमेरिका से यहां पर जो कॉपी किया इसको संविधान में किसने डलवाया? ध्यान से बात समझिएगा साहब। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा इसे तो भाई यहां पर आपके 2 पॉइंट बन जाते हैं। सबसे पहला कि जो उद्देशिका है उसका क्या अर्थ है, जो हमारा संविधान है उसका एक समरी के रूप में जो हमको पढ़ना होता है वही हमारा क्या होता है? उद्देशिका। पूरे विश्व में सबसे पहले कौन सा देश था जिसने इसको अपनाया? पूरे विश्व का सबसे पहला देश था आपका अमेरिका, जिसने इसको अपनाया। इसके बाद भारत में इसने किसके द्वारा अपनाया गया? भारत में इसको अपनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब इसको बताया गया? उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर ऐड किया गया। तो ये जो मैंने आपको बताया आपके पूरी तरह से 4-5 सवाल हैं, 4-5 सवाल बन गए कि किसके द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया। अब जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है साहब? कभी कभी क्या होता है आपका, जैसे मान लो आपने पॉलिटी सब्जेक्ट को मेंस में रखा तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू आपसे यही पूछ लेते हैं कि भाई आपने संविधान से मेंस लिखा है या आपका कोई बैकग्राउंड रहा है, सीधे सीधे आपसे यही पूछ लेंगे साहब संविधान के उद्देश्य का सुना दो। तो देखो यहाँ पर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 19 जो आपकी संविधान सभा थी उसमें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अभिनियत और आत्मसमर्पित करते हैं। भैया आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था वो कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को।
लेकिन संविधान सभा ने जो आपकी उद्देशिका थी उसको स्वीकार कब किया था? संविधान सभा ने से स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। We the people of India having solemnly resolved to constitution into a sovereign democratic republic and secure the all citizen justice social economic and political। एक बार इसको देख लीजिएगा साहब, इसको कब एक्सेप्ट किया गया साहब? आपका नेहरू जी ने दिया इसका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको जो आपकी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिए, जो उद्देश्य का है पेपर में जो मैंने आपको हाईलाइटेड किया है, जितने भी हाईलाइटेड हैं, ये आपको एक नाम मिलेगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में एक शब्द दिया गया है, हम भारत के लोग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? समाजवादी। क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। यानी जितने आपको यहां पर मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, इन सब का आपसे क्या पूछता है? मीनिंग पूछता है, इनका अर्थ क्या है। तो एक बार आपने पूरा पढ़ रखा है, बस हल्का सा समझना है और एक बार याद कर लेना। आगे आप पूरे जीवन भर जितने पेपर दोगे उनमें आपको सारा याद रहेगा। यूपीएसआई रहा या पीसीएस का एग्जाम रहा, सब में लगातार पूछा जाता है उद्देशिका से सवाल। इसमें अभी तो आपके ये वाले पॉइंट हो गए, इसके बाद ये और आता है साहब कि जो आपका उद्देशिका है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से शब्द थे जो मूल उद्देशिका में नहीं थे? आपका जो उद्देशिका है उसमें एक बार संशोधन हुआ है, एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? याद कर लेना साहब, 42 अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अकॉर्डिंग 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे जो पहले नहीं थे, उनको क्या किया गया साहब? बाद में जोड़ा गया। तीनों का आपका मतलब बताऊंगा कौन कौन से थे, अभी आप याद रखना। याद रहेगा साहब आपको कौन सा अमेंडमेंट? 42 अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अकॉर्डिंग कितने वर्ड जोड़े गए थे साहब? 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो एक बार हम इनका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस किस वर्ड का क्या क्या मीनिंग है। तो कोई भी डाउट हो तुरंत बीच में बोलिएगा साहब, आपको समझाते हैं। क्या लिखना है? और ये घट गया, ये क्या घट गया पूरा? ने मैं तो सिर्फ ये वाला जो लिखा था वो हटाया था।
देखिए भैया, इसमें आपका सबसे पहला वर्ड आ रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग शब्द से क्या मतलब है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक शब्द को अपने हिसाब से लिखते जाइएगा, पेपर में सब पूछा जाता है। भैया, इसमें जो एक शब्द आया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है जो हमारे ऊपर शासन करेगा, जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो स्वयं की इच्छा से नहीं आएगा। उसको कौन भेज रहा है? पब्लिक भेज रही है। कौन भेज रही है साहब? पब्लिक भेज रही है। यानी आपके देश की जो पूरी पावर है, जो लास्ट पावर है, वो किसके पास में है? पब्लिक के पास में है। कौन हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा, कौन हमारा नियंत्रक होगा, कौन हमारा शासक होगा, ये जो व्यक्ति अपने मन में, मान लो मैं सोच रहा हूं कि मैं देश को चलाऊं, मेरे से नहीं होगा, कौन चाहेगा साहब? अब जैसे आपके मोदी जी थे, उनको पब्लिक ने चाहा, वो तभी तो बन पाए साहब। अभी आपसे पूछ लिया जाए साहब कि आपके देश की अंतिम शक्ति जनता के पास है, ऐसा संविधान में कहां पर उल्लेखित किया है? ये क्या दे रखा है साहब? हम भारत के लोग। इसका मतलब समझ गए साहब, अंतिम शक्ति किसके पास है साहब? जनता के पास है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द का मतलब समझिए हो गए साहब। सेकंड, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भैया इसका शब्द का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साहब। इसका मतलब है साहब, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी भारत किसी का किसी प्रकार से कोई गुलाम नहीं है। किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? यानी भारत आजाद है पूरी तरह से। इसका प्रूफ हमको कहां से मिलता है साहब? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से। लेकिन कोई कहता है भैया नाम आपने सुना है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का जो एक हेड है वो कौन है आपका? ब्रिटेन है। तो राष्ट्रमंडल के साथ जुड़े रहना, राष्ट्रमंडल के साथ जुड़े रहना, कोई हमारा दबाव नहीं है। भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। हमारा देश इसके थ्रू नहीं चल रहा है।
कि राष्ट्रमंडल से ही हमारा देश चल रहा है। अगर कल को भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो जाता है तो देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी आप समझ होंगे इस अर्थ का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक पूरी तरह से आजाद देश है। इस पर किसी भी बाहरी शक्ति का, किसी भी बाहरी देश का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। भैया आपसे अगर कोई पूछे कि भारत देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, इस बात का उल्लेख संविधान के कहां पर मिल रहा है, तो आप कहोगे भैया इसका उल्लेख हमको मिल रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी आप समझ गए होंगे इस वर्ड का मतलब। यानी आपने पहला वर्ड जो हम भारत के लोग हैं, यानी यहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, कौन क्या रहेगा, ये पूरी पावर किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी पूरी तरह से क्या है साहब? आजाद है। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर कोई कहे कि भैया राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल क्या है? एक अपवाद है। वो हमारी इच्छा पर निर्भर कर रहा है कि हमें उसके साथ में जुड़े रहना है या नहीं रहना है। बात क्लियर साहब? आगे बात करते हैं साहब। यानी आपको दो वर्ड का मतलब पता लग गया साहब, हम भारत के लोग और प्रभुत्व संपन्न। अब इसके बाद में वर्ड आता है समाजवादी। सबसे पहले गौर करिएगा, ये जो आपका समाजवादी है और ये जो पंथ निरपेक्ष है, ये शब्द पहले से नहीं थे। संपूर्ण पदों संपन्न का मतलब बता दिया। अब देखिए साहब, समाजवादी यह शब्द पहले से उद्देशिका में नहीं था। पेपर में आएगा साहब, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द था जो मूल उद्देशिका में नहीं था? आपका कौन सा साहब? समाजवादी आपका नहीं था। इस लाइन को याद कर लीजिएगा भैया, यह शब्द पहले से उद्देशिका में नहीं था। 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को क्या किया गया था साहब? जोड़ा गया था। सोशलिज्म वर्ड एडेड इन प्रीएम्बल, सोशलिज्म वर्ड एडेड इन प्रीएम्बल with 42 amendment 1976 in 3 जनवरी 1977। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो समाजवादी शब्द है, ये तो भाई आप सब लोग बता देते हैं कि जो आपके उद्देशिका में संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन जो एक वर्ड था उसको फाइनली ऐड कब किया गया था? 3 जनवरी 1977 को। भैया इसका अर्थ क्या होता है? समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद सिंपल बात आप समझिए, सोशलिज्म जैसे एक शब्द बोलते हैं समाजवादी पार्टी, सबकी पार्टी। समाजवाद का अर्थ है
जो हमारी गवर्नमेंट है, एक कहां की है, सेंट्रल की, और दूसरी कहां की है साहब, स्टेट की। ये अपनी क्या लेकर आती हैं, योजना लेकर आती हैं। यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो सभी के लिए कैसी होगी साहब, इक्वल होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी सभी के लिए कैसी होगी साहब, एक समान होगी। यही क्या है आपका साहब, सोशलिज्म। अब आप कहोगे भैया इससे पहले इक्वल नहीं होती थी क्या? भैया इसके पहले आपका थोड़ा सा क्या होता था, गवर्नमेंट स्पेशली रिलीजन्स पर या कम्युनिटी पर वर्क कर लेती थी, लेकिन इस शब्द के जोड़ने के बाद में सबके लिए पॉलिसीज कैसा कर दिया साहब, इक्वल कर दिया। तो समाजवादी अर्थ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल आर इक्वल, सभी के लिए कैसी है साहब, एक समान है। जो समाजवाद शब्द है ये पहले से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे कब ऐड किया गया था साहब, 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कब से इंप्लीमेंट कर दिया, 3 जनवरी 1977 से। क्लियर हो गया साहब। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष पेपर में बार बार पूछा जाता है भैया। सेम सेंटेंस, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये पहले उद्देशिका में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में नहीं था। इसे भी कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को क्या किया गया था, अभी आपने देखा होगा जो राम मंदिर था, राम मंदिर पर योगी जी और मोदी जी का बहुत सारी पब्लिक ने विरोध किया था कि ये जो मोदी जी और योगी जी हैं ये वहां पर गए हैं तो इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। यानी एक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा अब आप कहोगे इन्होंने संविधान का उल्लंघन कैसे किया है। आपका एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। भैया आप कहोगे पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब होता है, देश में विशेष राज्य में जितने भी प्रचलित धर्म होते हैं, देश में या राज्य में कोई भी प्रचलित धर्म होते हैं, सबके साथ सरकार क्या करेगी साहब, समान व्यवहार करेगी। ना तो किसी धर्म का प्रमोशन करेगी, ना किसी धर्म को गिराएगी। ना तो किसी धर्म का प्रमोशन करेगी, ना किसी धर्म को गिराएगी। अभी जैसे मान लो योगी जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया है, बिल्कुल मैं अच्छा हूँ साहब, मेरे मन कर रहा है कि साहब मैं हिंदू हूँ, मेरे अंदर राम मंदिर की भावना है, लेकिन अगर मैं पंथ निरपेक्ष की बात करूं, मेरी बात को अपने ते मत जोड़ना, ना किसी धर्म से ना किसी से, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ संविधान की। तो अगर संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे योगी जी ने राम मंदिर का निर्माण की शिला डाली है, सेम वहीं पर जो आपकी बाबरी मस्जिद है उसकी भी इनको क्या डालनी चाहिए थी, शिला डालनी चाहिए थी। क्योंकि पंथ निरपेक्ष क्या कहता है कि देश में जितने भी प्रचलित धर्म हैं उनके साथ सरकार क्या करेगी साहब, समान व्यवहार करेगी।
सभी के साथ कैसा व्यवहार करेगी साहब? समान व्यवहार करेगी। ना किसी धर्म को बढ़ाया जाएगा, ना किसी धर्म को गिराया जाएगा, झुकाया जाएगा। आप किसी एक प्रॉपर एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हो। यही बात कौन कहता है साहब? आपका पंथ निरपेक्ष कहता है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म कैसे हैं? एक समान है। जितने प्रचलित धर्म हैं सभी के साथ क्या किया जाएगा साहब? समान व्यवहार किया जाएगा। तो जब सरकार ही प्रॉपर किसी एक धर्म को प्रमोट करेगी तो कहीं ना कहीं संविधान का पूरी तरह से क्या होता है साहब? उल्लंघन होता है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करेगी बार बार तो पब्लिक इसको उखाड़ फेंक सकती है। जय श्री राम। मंदिर वहीं बनाएंगे। क्लियर साहब? आगे इसका अर्थ क्या है भैया? समझ गए होगे साहब? देखो, ये सब आपके पेपर में आते हैं, इसलिए आपको दम लगा लगा के आपको समझा रहा हूं साहब। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए साहब। कोई नहीं। डेली 250 ग्राम गोली खा रहा हूं साला, अब भी ठीक नहीं हुआ तो कब होगा? लेमन टी, गर्म पानी और ये हॉट वाटर, कौन कौन सा पता नहीं क्या क्या पूरा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। देखिए, पंथ निरपेक्ष पहले से नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया। याद कर लें साहब, जो शब्द आपके सामने आएगा ये वाला शब्द नहीं था, तो आपके सामने एक तो समाजवादी आ गया, वो भी 42 अमेंडमेंट है। दूसरा कौन सा है? पंथ निरपेक्ष है, वो भी कौन सा है साहब? 42 अमेंडमेंट है। इसका अर्थ क्या है साहब? सरकार या देश भैया आप समझ गए होंगे साहब इसका अर्थ? सरकार या देश सभी प्रचलित धर्म हैं जो देश में चल रहे हैं। सरकार या देश सभी प्रचलित धर्म जो देश में चल रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार करेगी, ना किसी धर्म का प्रचार करेगी और ना किसी धर्म को क्या करेगी साहब? गिराएगी। यही किसका अर्थ है साहब? आपके
पंथ निरपेक्ष का। बात समझ गए होगे साहब, क्लियर है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य सबसे इंपॉर्टेंट साहब, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक साहब, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपका देश जो चल रहा है उसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य का बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है देखिए भैया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भैया पहले हम बात कर लेते हैं साहब इस वाली वर्ड की, लोकतंत्र, बी द पीपल बाय द पीपल, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यानी इसका मतलब क्या हो गया लोकतंत्रात्मक का, देश और स्टेट की गवर्नमेंट, देश व राज्य की सरकारें, एक यहां पर वर्ड गड़बड़ हो गया, लोकतंत्रात्मक का मतलब समझिए भैया, देश एवं राज्य की गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या की जाती है साहब, चुनी जाती है। हमारी ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं साहब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में चुनकर भेज रहे हैं। अभी जैसे आपके मोदी जी हैं, बी द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो आपका एक शब्द है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यही क्या है आपका साहब लोकतंत्रात्मक। भाई ये वाला थॉरम किसने दिया था, जो आपके अब्राहम लिंकन साहब थे, उन्होंने दिया था। अब्राहम लिंकन साहब ने जो आपकी दास प्रथा थी उसका अंत कराया था, और अमेरिका के क्या थे साहब, राष्ट्रपति थे। यानी अब यहां पर आपका एक बात आपको पता लग गया कि जो हम गवर्नमेंट को चुनकर भेज रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट को चुनकर भेज रहे हैं वो क्या है साहब, लोकतंत्रात्मक। क्या वो जो गवर्नमेंट आपने चुनकर भेजी है वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो गई क्या? आपने जिसको चुना, ठीक है साहब, आपने चुना, ये लोकतंत्रात्मक है। अब आपके चुनने के बाद में जो आपने चुना है उसका पुत्र पुत्री या वो किसी को चाहे उसको बना सकता है। क्या ये सरकार वंशानुगत चलेंगी क्या? एक बार बन गया आप कहोगे साहब ऐसा तो नहीं है, एक टाइम के बाद सरकार क्या, जो आपके टाइम है वो क्या होता है साहब, खत्म होता है। वही क्या है आपका साहब गणराज्य, यानी ये हो गया आपका साहब डेमोक्रेटिक
और जो गणराज्य यानी जो हमारी गवर्नमेंट क्या है साहब, जो आपकी क्या हो रही है साहब, चेंज हो रही, चाहे वही व्यक्ति दोबारा आ जाए लेकिन वो वंशानुगत नहीं है, उसको कौन चुनेगा साहब, पब्लिक ही चुनेगी। तो पहला शब्द का मतलब आप समझ गए, हम जिसको चुन रहे हैं वो तो आपका हो गया साहब लोकतंत्र, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी में, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो रहा है साहब, चेंज हो रहा है। देखिए सरकार एक बार के लिए निर्वाचित होकर आती है, वह वंशानुगत नहीं होती है। भैया रिपब्लिक का मतलब क्या है, सरकार एक बार के लिए निर्वाचित होकर आती है और वह वंशानुगत नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है, और एक निर्धारित समय के बाद में सरकार का जो टेन्योर है वो क्या होता है साहब, समाप्त होता है और नई गवर्नमेंट चुनकर आती है। इसी का मतलब क्या होता है साहब, यानी जो हम चुन रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं, वो तो क्या हो गया आपका साहब लोकतंत्र, और एक टाइम के बाद में जो खत्म हो रहा है वो क्या है आपका साहब गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समझ गए होगे बात को साहब। नेक्स्ट, अब इसमें नाम आ रहा है साहब जस्टिस, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी यहां पर एक शब्द आ रहा है न्याय, यानी आपसे पेपर में आता है उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। भैया उद्देशिका में 3 टाइप के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन सा भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया है। भैया सबसे पहला सामाजिक। भैया ये जो सामाजिक न्याय है ये क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है भैया, सिंपल आप सभी जानते हो,
सभी के साथ एक समान व्यवहार, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश, लिंग, कलर, सेक्स, मेल फीमेल, इनके आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कैसे हैं साहब? एक समान है, जिसकी बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या हमारे काम पर दी गई है साहब। आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या आपके मूल अधिकारों में दी गई है। मेरी भाइयों, आप बात समझ रहे होंगे साहब। यानी आपका जो सामाजिक शब्द है, सामाजिक शब्द का क्या अभिप्राय है साहब? कि सभी के साथ एक समान व्यवहार। सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार। एक सेकंड, एक और। हेलो। सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अनटचेबिलिटी, भाई आपने नाम सुना है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। अरे नहीं नहीं भाई, इसके छूने से ये हो गया, ये तो इस कास्ट का था, ये इसका मेरे ऊपर उड़कर आ जाएगा, ये इसके ऊपर उड़कर आ जाएगा साहब। तो इसका जो विस्तृत डिटेल है वो तो हम पढ़ते हैं कहां पर साहब? फंडामेंटल राइट्स में। कल की क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें आपके मूल अधिकार ही स्टार्ट करूंगा, मूल अधिकार आपको पूरी तरह से कराऊंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा साहब। लेकिन यहाँ पर जो आपका 3 न्याय है उसका सामाजिक का आप समझ गए होंगे साहब। सभी नागरिकों के साथ एक समान क्या किया जाएगा साहब? व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कास्ट, रिलीजन, बर्थ, अनटचेबिलिटी, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कैसे हैं साहब? एक समान है। यानी आपका जो सामाजिक है, इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे साहब। आर्थिक, इकोनॉमिकल। भैया इकोनॉमिकल क्या है?
सभी नागरिकों के लिए एक समान आर्थिक इकोनॉमिकल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से क्या इंप्लीमेंट होगा साहब, इकोनॉमिकल पॉलिसी होगी। अब जैसे जो आपका प्रधानमंत्री बीमा योजना है, इसी पॉलिसी को मैंने कराया है, इसी पॉलिसी को अंबानी जी के लड़के ने कराया है। अब इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो दोनों को कैसा मिलेगा साहब, एक समान मिलेगा। यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक समान क्या होंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी। अभी जैसे आपका हेल्थ कार्ड चल रहा है, प्रधानमंत्री का जो कार्ड बना हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, उसमें जो आपका कार्ड है उसमें सभी व्यक्तियों के लिए कैसा लाभ मिलेगा साहब, एक समान रूप से क्या मिलेगा साहब, लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, राजनैतिक। राजनैतिक, राजनैतिक क्या होता है भाई, सिंपल बात आप समझिए। वयस्क मताधिकार। आपके यहां पर जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो कोई आपका जबरदस्ती नहीं है कि साहब ये वाला ग्रुप वोट देगा, ये वाला ग्रुप वोट नहीं देगा। आप सब व्यक्ति को एक समान रूप से वोट देने का क्या है साहब, बराबर राइट है। और आपके ऊपर कोई दबाव या कोई जोर नहीं है कि आपको इसी व्यक्ति को वोट देना है। आपकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है आप किस व्यक्ति को अपना वोट दे रहे हो, आपका वोट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। यही आपका क्या है साहब, राजनीतिक न्याय। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ स्पेशल वर्ग के लिए जो आपके यहाँ पर सीट हैं वो क्या होती हैं साहब, रिजर्व होती हैं, कि इस बार जो वोट पड़ेंगे सिर्फ किसके लिए पड़ेगा, इन्हीं के लिए पड़ेगा। यानी किसी एक विशेष वर्ग को बराबर लाभ नहीं दिया जाता है, सबको समान रूप से क्या दिया जाता है साहब, बराबर लाभ दिया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक व्यक्ति को वोट देने का राइट मिला हुआ है वो उद्देश्य का में कौन सा अधिकार है, भैया ये आपका कौन सा है, आपका राजनीतिक अधिकार। ये कौन सा अधिकार है मेरे भाई, राजनीतिक अधिकार। बात समझ गए हो गए साहब। नेक्स्ट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता। मूल अधिकार में इसका बहुत अच्छे से वर्णन करके बताऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा बात समझिएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। भैया स्वतंत्रता का मतलब आप समझ रहे हो साहब, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अपना कोई विचार रख सकते हो, लेकिन विचार उस लेवल का होना चाहिए कि कोई दंगा प्रदर्शन ना हो। यानी यहां पर दिखाई दे रहा है साहब स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। रवीश कुमार अपने एक्सप्रेशन किसी और तरीके से जाहिर करते हैं और जो अर्णब गोस्वामी हैं वो अपने एक्सप्रेशन किसी और तरीके से जाहिर करते हैं। अब जो रवीश कुमार और जो गोस्वामी हैं दोनों का क्या है साहब, अभिव्यक्ति है। विश्वास, मैं खड़ा हूं भोलेनाथ की कृपा से। मेरे बराबर में एक भाई बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं साहब मैं तो खड़ा हूं अल्लाह की कृपा से।
तो कोई मेरे को अगर मान लो ये कह रहे हैं साहब मैं अल्लाह की कृपा से खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं भोलेनाथ की कृपा से खड़ा हूं, तो मुझे कोई रोक थोड़ा लेगा साहब। मेरा जन्म हुआ साहब हिंदू धर्म में, मेरा जन्म हुआ हिंदू धर्म में, तो ये मेरे ऊपर कोई दबाव थोड़े ना है कि साहब मैं जितनी परंपरा हैं, जितने त्योहार हैं, मैं हिंदू धर्म के मानू साहब। उपासना, मेरा मन कर रहा है साहब मैं तो रोजे रखूंगा, किसी मुसलमान का मन कर रहा है कि वो नवरात्रे रखेगा, कोई इनको रोक थोड़ा सकता है कि आप मार रहे हो पीट रहे हो। यही क्या है आपकी साहब स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। विश्वास और धर्म की क्या है साहब। अब इसका जो आपका बहुत बड़ी व्याख्या है या बहुत बड़ी डिटेल है, वो हम कहां पर पढ़ेंगे साहब, भाग 3 में इसको हम बहुत ही व्यापक रूप से पढ़ेंगे। जो आपका स्वतंत्रता शब्द है इसको पूरी तरह से हम क्या कर देंगे साहब, क्लियर कर देंगे। इसके बाद में आपका एक शब्द आ रहा है साहब, समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। भाई जब तक आपके पास में इक्वलिटी नहीं होगी तब तक ये स्वतंत्रता किसी भी काम की नहीं है। यानी समता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। भैया समता क्या होता है, समता क्या होता है, भारत के सभी नागरिकों को जितनी भी आपकी अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए कैसी है, एक समान है। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट की कोई भी आपको, जैसे आपको मान लो भारत रत्न है, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो भारत रत्न ये कोई निश्चित नहीं है कि वो मुझे ही मिलेगा या सचिन तेंदुलकर को मिलेगा। जो देश के लिए बेहतर करेगा उन सबको क्या मिल सकता है, भारत रत्न है। या जितनी भी आपके बड़ी ट्रॉफी हैं, बड़े अवार्ड हैं, वो सबको क्या मिल सकते हैं साहब, प्राप्त हो सकते हैं। आईएएस, भाई कोई व्यक्ति है जो ग्रेजुएट है, वो अगर पेपर पास कर रहा है, प्री पास कर रहा है, मेंस पास कर रहा है, इंटरव्यू पास कर रहा है, तो अगर उसके अंदर दम है तो लास्ट में क्या है साहब, आईएएस की फर्स्ट रैंक ले सकता है। तो ये हम सबको क्या मिली हुई है साहब, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अवसर मिला हुआ है साहब। समता यानी सभी के लिए कैसे हैं साहब। अब जैसे एकता और अखंडता, फैटर्निटी, एकता और अखंडता, भैया ये क्या है साहब, सभी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना। यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देता है जिससे यहाँ पर कोई भड़काऊ मैटर हो। यानी सभी व्यक्ति कैसे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। यानी अखंडता मतलब क्या है, सभी एक दूसरे के लिए क्या करना साहब, कोऑपरेट करना, एक दूसरे में भाईचारे की भावना। ये आपकी खत्म हो गई साहब उद्देश्य का। अभी 2 मिनट के लिए क्लास को यहाँ पर रोक रहा हूँ जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तुरंत क्लास में अभी 2 मिनट बाद लाइव आता हूँ, एक बार इसको बंद कर देना। हाँ
जैसे टॉपिक अलग है। हाँ यूट्यूब चैनल